हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। ढेर सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए। मार्केट का बॉटम बन गया, हाई कब बनेगा, ये सारी चीजें तो मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन पैकेज कैसा रहा, ट्रम्प साहब के ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए, चीन और अमेरिका के बीच क्या होगा, क्रूड में जो उठापटक है इन सब का क्या मतलब है, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, ढेर सारे सवाल है। लेकिन शुरुआत इस चीज से करूंगा जो सबसे बढ़िया दिख रही है इस वक्त की, वो ये कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन को ट्रायल 2 के लिए तैयार किया गया है, क्या वाकई में ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए कोरोना के लिहाज से एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? पॉजिटिव खबर के साथ आपके रिएक्शन के साथ शुरुआत करना चाहता हूं सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अनिल, ये वैक्सीन के बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको डॉक्टर को बुलाइए और वो बताएंगे आपको कि ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन जब तक ये आई मीन ऑफ कोर्स इससे क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सोल्यूशन इज नियर। आई मीन इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट, मतलब स्टॉक मार्केट इज एवरीथिंग इज अबाउट द प्रोबेबिलिटी। तो अभी ऐसा लगता है कि जो एक पूरा निराशा का जो माहौल था कि भाई कुछ नहीं दिख रहा है, वहां से बात आगे बढ़ रही है कि भाई अभी ठीक है, अगले महीने नहीं तो 3 महीने में, 6 महीने में इसकी आशाएं बढ़ते आ रही हैं। सो आई वुड से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन इन 3 to 6 months टाइम ये बढ़ते आ रहा है। और वही प्रोबेबिलिटी जो है, जो पहले 0 था, वो समझ लो 50% हो गया है। तो बाजार में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। और पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट्स में इतना ज्यादा स्टिमुलस है, इंटरेस्ट रेट 0 है, मतलब प्रिंटिंग ऑफ मनी इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, जापान सब प्रिंट कर रहे हैं। सो द होल मार्केट इज फ्लोटिंग ऑन लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड लो कॉस्ट लिक्विडिटी एंड लुकिंग फॉर रिस्क समवेयर। सो जहां से माहौल थोड़ा लगता है कि रिस्क कम हो रहा है, आई थिंक बाजार में काफी रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लिक्विडिटी बहुत है। आपके गुरु वॉरेन बफेट साहब के पास भी बहुत सारे पैसे पड़े हैं, $125 बिलियन। उन्होंने अभी तक लगाने शुरू नहीं किए। तो एक तरफ जो लोग लगा रहे हैं, क्या वो ज्यादा समझदार हैं, या एक तरफ दूसरी तरफ बफेट साहब जो पैसे दबाकर बैठे हैं, नहीं अभी नहीं लगाएंगे, अभी और मौका है नीचे का, कौन ज्यादा समझदार है सर? वो तो 3-6 महीने बाद मालूम पड़ेगा। जो जीता वही सिकंदर। तो जिसके पैसे बनेंगे तो वही होशियार है ना, क्योंकि वही एक दुनिया की रीत है। यदि बफेट साहब यदि पिछले 10 साल में उतने पैसे नहीं कमाए हैं, यदि वो कमाते तो और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते। तो बाजार का यही रीत है अनिल। नोबडी कैन से हु विल मेक, हु विल लूज, बट हर आदमी अपना बेस्ट ट्राई करता है। एंड हमें ये समय एक अलग टाइप का है। इस समय शायद पैसा, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसको अपना पैसा बचाने का ज्यादा उसकी चिंता है, बल्कि पैसा कमाने से। सो वो मेरे ख्याल से, बिकॉज वो वर्ल्ड के बिगेस्ट इंश्योरेंस अंडरराइटर हैं, तो ही डजंट नो कि उनको कितना क्लेम आने वाला है। उसी कारण से वो चाह रहे हैं कि भाई जब तक ये स्टॉर्म खत्म नहीं हो जाए, तब तक मैं अपने जो 130-35 बिलियन डॉलर जो है मेरे पास, वो बचा के रखूं। लेकिन मैं इंश्योरेंस वाला नहीं हूँ, मेरे पास इंश्योरेंस का अंडरराइटिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो आई कैन गो अबाउट इन्वेस्टिंग ना, उसके अलग कंपल्सन है। लेकिन हमारी कंपल्सन अलग है, हमको थोड़े पैसे कमाने हैं, वो भी जल्दी में कमाना है। तो we can be little more liberal and we can take little more risk. हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम के पैसे क्लेम आने के चांस नहीं है, तो वी कैन गो अबाउट पुटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे जैसे ये कोविड का, मैं तो बोलूँ कि जैसे जैसे कोविड इंजेक्शंस और वैक्सीनेशन का न्यूज अच्छा आता है, वैसे वैसे अपने को बाजार में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये अच्छी खबरें आ रही। तो अच्छी खबरें, एक कोविड के वैक्सीन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी खबर दूसरी ये है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो जल्दी से अमेरिका को खोलने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ और तीसरी अच्छी खबर ये कि पैसा बहुत है, लिक्विडिटी है, और आपने कहा सस्ती लिक्विडिटी है। एक तरफ ये सारी अच्छी खबरें, दूसरी तरफ भारी भरकम बेरोजगारी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, नेगेटिव 5% 6% की जीडीपी ग्रोथ। तो एक तरफ बढ़िया उम्मीद है, दूसरी तरफ थोड़ी कड़वी हकीकत है। कौन सी दवा खानी है सर? नहीं, देखिए, अभी सरकार के सामने दोनों प्रॉब्लम है। एक तो जितना जो सफरिंग है कोविड से, नीचे तक के लोगों का, या इवन पूरा देश का जो उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो संभाले।
मतलब वो जान या जहान वाली बात है, तो लाइव्स एंड लाइवलीहुड, तो उसमें बैलेंस करके मतलब रियल माहिरी कहाँ पर होगी कि आप कोविड के जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से हैंडल कर लें और इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से चलाएं। क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है इंडिया की तरफ। लास्ट 20 साल में चाइना बना, तो अगला 20 साल में ये इंडिया का समय हो सकता है यदि हम अपना गेम अच्छे से खेलें। हर तरीके से चीजें जो है इंडिया के लिए फेवरेबल हो रही, चाहे ऑयल प्राइस हो, चाहे ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो, फार्मा का डोमिनेंस हो, सॉफ्टवेयर का डोमिनेंस हो, यंग डेमोग्राफिक्स है, कंजम्पशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो सब तरीके से देखते हुए हमारे रिजर्व कितने हैं, ऑलमोस्ट 490 बिलियन डॉलर ऑफ रिजर्व भी हैं। सो ऐसा माहौल बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि पकवान बनाने के लिए आपके पास इंग्रेडिएंट सब कुछ है। अब बहुत अच्छा इकोनॉमिक माहौल बनना चाहिए कि सिंगल हैंडेडली कैन वी गो बैक टू 8 to 10% ग्रोथ। ये एक जो मतलब सिंगल पॉइंट गोल यदि एक तो कोविड को हैंडल करने का है और साथ में जैसे जैसे कोविड से बाहर निकले साल 6 महीने में, तो एक क्योंकि ग्रोथ आएगा तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो एक बहुत जरूरी है कि सरकार कोई तरीके से थॉट लीडरशिप ले कि हम इस इकोनॉमी को बहुत अलग लेवल के ग्रोथ लेवल पे लेके जाएंगे। तो वो चीज थोड़ी अभी हो सकता है कि कोविड के टाइम में वो नहीं करना चाहते होंगे। अभी उनको ये जो कोविड के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो जिनको तकलीफ है उसको पहले आप देखें और उसके बाद ग्रोथ की बात करेंगे। तो अभी तक ग्रोथ पैकेज नहीं आया है मेरे ख्याल से। जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट है वो है स्टेबलाइजेशन का एफर्ट कि भाई जिनको तकलीफ है उनको पहले संभालो और बाद में फिर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे। तो जो इकोनॉमिक पैकेज 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और उसके बाद 5 किस्तों में वित्त मंत्री जी ने उसको सबके सामने रखा, उसे कितना पैकेज माना जाए और कितना ये माना जाए कि ये गरीबों और नीचे के तबकों को या फिर किसानों को राहत देने के लिहाज से है? क्या वाकई में एमएसएमईज, छोटे कारोबारियों, इंडस्ट्री के लिए कहीं कोई मदद है इसमें? देखिए एग्जीक्यूशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जैसे एमएसएमई का जो 3 लाख का जो पैकेज है वो यदि अच्छे से एग्जीक्यूट करें क्लियरली तो हेल्थ तो पक्का होगा। और कई रिफॉर्म्स की बात हुई है, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे माइनिंग में हो, चाहे पीएसयू के विड्रॉल की बात है। तो ये बातचीत तो एक होती है, सवाल है कि आप समयबद्ध तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते कि नहीं करते हैं। क्योंकि ये सब विचार जो गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये सब बातें तो शुरू से चल रही हैं। सवाल ये है कितना इसमें एग्जीक्यूट हो सो दैट फाइनली हमको जब हम बाहर निकले यहाँ से कोविड से बाहर निकले 6 महीने साल भर में, तो मतलब इट शुड बी मोस्ट एस्पिरेशनल इकोनॉमी। क्योंकि सारी दुनिया का पैसा, कैपिटल की कमी है नहीं दुनिया में। मतलब 2-4 ट्रिलियन नहीं, 100 ट्रिलियन डॉलर्स है। हमको चाहिए मतलब पूरी दुनिया का कैपिटल हमारी तरफ आए। उसके लिए हम वो कंडीसिव माहौल कैसे बनाएं और कैसे हम यहाँ पर नॉट ओनली वर्ल्ड का कैपिटल आए लेकिन हमारे खुद के एंटरप्रेन्योर्स सबसे आगे बढ़े और सबसे अच्छे से काम करें और ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें। तो ये एक माहौल बनाना जो है, जैसे भी कोविड को फाइट करने के लिए माहौल है, ऐसे ही माहौल जो है 10% ग्रोथ के लिए बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, फिर क्या वजह है कि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में कम अच्छा कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? इतना पैकेज आने के बाद भी कल बाजार तेजी से लुढ़क गए, स्पेशली बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जहां पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ भी है, ये सबसे ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है कि कल मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था, देखा था कि लेंडर्स की काफी पिटाई हो रही है, जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी काफी पिटाई हो रही थी। तो मेरे को ये, तो मैं कल 2-4 बैंक वालों से बात किया, जो बैंक चलाते हैं उनसे बात किया मैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि जो हमको दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप चला रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। हमको तो सिर्फ बाहर से लगता है, कोई क्वार्टरली कॉल में बोलता है हमारा 20 पैसे का हमारा क्रेडिट कॉस्ट 20 पैसे से बढ़ेगा, कोई बोलता है 30 पैसे से बढ़ेगा, कोई 50 पैसे से बढ़ेगा। लेकिन जिस ढंग से पिटाई हो रही है उससे नहीं लगता है कि लॉस एक बार में सिर्फ इतना ही होगा। ऐसा लगता है कि लॉस का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा होगा। तो उसे समझना चाहिए कि भाई किस है। तो वो क्या बोलते हैं कि जब तक मॉडरेम खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा इकोनॉमी चालू नहीं होगा, क्या क्या पैकेज आएंगे किसी नहीं मालूम है।
तो तब तक ये बोलने का मुश्किल है कि भाई एक्चुअल लॉस कितना होगा। क्योंकि बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज से आती है। बैंकिंग इज हार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बैंकिंग, एंड येट ऑल द प्रॉब्लम्स आर इन बैंकिंग। तो ये किस ढंग से बैंकिंग के प्रॉब्लम्स सॉल्व हों, और उनके प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी के प्रॉब्लम से काफी रिलेटेड होते हैं। तो जो फिस्कल बूस्ट नहीं आया, जिसके लिए एक एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था पूरा इसमें कि भाई बहुत सब जगह बता रहे हैं, देखिए अभी यूएस में 12-15% अब जीडीपी का करने के बाद सेकेंड राउंड $3 ट्रिलियन के पैकेज की बात आ रही है। तो और बोलते हैं उसके बाद भी और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। तो वो एक जो सोच है, और जो हमारे यहाँ सोच है कि भाई हम फिस्कल करेंगे नहीं, मतलब बहुत कंस्ट्रेंट रहेंगे, ये मेरी समझ बहुत कम है इस मैक्रो के मामले में। बट ये बहुत कंट्रास्टिंग व्यू है, और उसी कारण से देखिए मार्केट्स कल वहां पर 3% ऊपर से 70 अरब और हमारा 3% डाउन था। सो एक डीकपलिंग हो रहा है, बिकॉज विचार ही अलग हो रहे हैं। मतलब वहां पर सोच है कि भाई जितना फिस्कल कर सकते हैं उतना करेंगे, और यहाँ पर यह है कि भाई हम सब करेंगे लेकिन फिस्कल नहीं करेंगे। तो वो एक फर्क है। अच्छा सर, तो क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अगली 1-2 तिमाहियां और बैंक एनबीएफसी के लिए खराब रहेंगी या नहीं, और दूसरी तरफ आपके गुरुदेव वॉरेन बफेट साहब ने पिछले हफ्ते गोल्डमैन सैक्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच डाली, तो क्या बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल टच मी नॉट ना खरीदे जाएं, भले कितने गिर जाएं, दूसरी जगह दिमाग लगाना ज्यादा ठीक है? नहीं, दूसरी जगह दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 100%, जैसे इंडेक्स में 30% के आसपास बैंक्स और लेंडर्स का है, आप 30 के बदले में आप 0 भी कर सकते हैं, आप 20 भी कर सकते हैं, 30 पूरा रख सकते हैं, और आपको यदि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वापस आएगा बाजार जहां से भी बॉटम होगा फाइनेंशियल से, और रिकवरी भी होगा फाइनेंशियल से। आप एक ख्याल रखिए, आप ये पूरा बाजार का जो इस बार का जो ये है पूरा जोर है वो फाइनेंशियल के ऊपर है, ऑन पुशिंग इट डाउन। और जब वापस आएगा तो भी बहुत जोर से आएगा, क्योंकि जनरली 2008 के बाद भी हमने क्या देखा है कि फाइनेंशियल्स में बहुत मार पड़ती है, क्योंकि पूरा रिस्क वहीं पर आ जाता है। कोई भी लेंडर हो, खराब हो चाहे अच्छा हो, सब तकलीफें बैंक को आती है। तो बैंक में बहुत पेसिमिज्म बनता है, और लेकिन बैंक को सरकार बचाती भी है, क्योंकि बैंक के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो रिकवरी वहीं चालू होती है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि बॉटम कहाँ पर है, और बॉटम मेरे नहीं मालूम कहाँ पर है। तो क्लियरली मतलब कुछ पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो हैज टू बी इन हाई क्वालिटी फाइनेंशियल। कभी भी आप गंदा सीमेंट कंपनी खरीद सकते हैं, गंदा स्टील कंपनी खरीद सकते हैं, कभी भी सेकेंड रेट लेंडर्स नहीं खरीदने का। लेंडर्स हमेशा टॉप क्लास खरीदने का। टॉप क्लास लेंडर को भी थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन मेरे ख्याल से लेंडर्स विल मेक लॉट ऑफ मनी इन नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स। लेकिन क्या बॉटम है मेरे नहीं मालूम। तो वन हैज टू बी केयरफुल। यदि फिस्कल इंसेंटिव नहीं आता है और इकोनॉमी में स्ट्रेस बढ़ता है, और पर्टिकुलरली इफ यू आर नॉट एबल टू कम आउट वेरी स्मूथली फ्रॉम दिस कोविड प्रॉब्लम। अच्छा, अभी हो क्या रहा है कि अभी ये 60 दिन के लॉकडाउन के बाद सबकी मति बहुत बदल गई है। मतलब हर तरफ बंद है, बिजनेसेस नहीं हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लोगों से बात करो, बिजनेसमैन से बात करो, कोई बोलता है हमारा 10% चल रहा है, कोई 20% चल रहा है। ये प्रॉब्लम, सब पूरे प्रॉब्लम दिख रहे हैं। लेकिन 7 दिन के बाद जब खुल जाएगा पूरा बाजार तो बहुत अलग हो जाएगा माहौल। तो मुझे लगता है कि माहौल जितना दिखता है उतना खराब नहीं है। और यदि सरकार ने यदि एग्जिट को बहुत अच्छे से मैनेज किया, इतना ज्यादा लिक्विडिटी है और इतना कंज्यूमर का सपोर्ट है इंडिया में कि आई थिंक एग्जिट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। और 50-60 दिन में आगे मेरे को लगता है कि माहौल सुधरेगा जैसे जैसे बाजार खुलेगा। तो जो लोग पिछली बार मिस कर गए 7,500, 8,000 की निफ्टी में जब बॉटम बना, उस वक्त खरीद नहीं पाए 23-24 मार्च को, और अब वापस थोड़े करेक्शन आई तो लोगों को लगा, उम्मीद जगने लगी। वो जैसे 9,000 आता है लगता है 8,000 आएगा, 9,900 होता है तो लगता है कि 11,000 हो जाएगा। तो क्या जो लोग अंदाजा लगाकर बैठे हैं कि वापस मौका मिल जाएगा एक 7,500, 8,000 के आसपास लेने का, पुराने बॉटम के आसपास, वो सही तो सोच रहे हैं या फिर मौका मिलने वाला नहीं है? देखिए, डेफिनेट के साथ में कोई नहीं बोल सकता। मैं मेरे को जब बाजार बहुत खराब लगता है तो बाजार बढ़ जाता है, और तो मतलब ये कहने का बहुत मुश्किल है कि बाजार यहाँ से नीचे जाएगा कितना नीचे जाएगा, और या यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक कोविड का सोल्यूशन नहीं मिलेगा डेफिनेट, तब तक ये वॉलेटिलिटी चलती रहेगी। मतलब आज दिवाली है, कल होली हो जाएगी, ये सब चलते रहता है। और इसको बाजार को टाइम करना भी बहुत मुश्किल है।
ये अच्छा, आपको भी कोई एडवांटेज नहीं है, मेरे को भी कोई एडवांटेज नहीं है ये जानने में कि बाजार का कब बॉटम होगा, कैसे होगा। तो इसका तरीका एक ही है, आप 6-8 महीने का, मैं तो बोलूँ अगले 12 महीने का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना लीजिए आप। तो जो और हर महीने आप मेथोडिकली आप कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करें, और 12 महीने में जो एवरेज होगा, और जो कोविड का अच्छा और खराब जो भी होगा, मेरे ख्याल से 12 महीने में हो जाना चाहिए। यदि उसमें भी सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद भी कोविड चलते रहा, प्रॉब्लम चलते रहा, इकोनॉमी खराब हालत में रही, तो आपके जो 100 रुपए जो है उसमें भी आपको हो सकता है घाटा हो 5-10%, बट यू बी फुल्ली इन्वेस्टेड अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल परफेक्ट है, फुली इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन हर बार जब तेजी के लीडर्स बनते हैं, एक चीज तो आपने कह दी कि चलिए जब भी बॉटम बनेगा तब भी बैंक फाइनेंशियल से बनेगा और रिकवरी भी वहीं पर आएगी, लेकिन बॉटम रिकवरी की लीडरशिप वहां ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ नए लीडर्स इस बार बनेंगे जब भी रिकवरी होगी, जब भी तेजी होगी बाजार में? देखिए, मेरे को एज अ कंज्यूमर एक जो पूरा जो पीछे 60 दिन में जो चला है, उसमें दो चीज बहुत क्लियर नजर आ रही है। एक है टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज रनिंग द वर्ल्ड। आज के दिन में पूरा जो एक माहौल है टेलीकॉम में, या उसके बिना मतलब जिंदगी नहीं है, ऐसी वाली बात है। तो मेरे को लगता है टेलीकॉम एज ए सेक्टर, मैं नहीं बोलता कि 6 महीने में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगले ये मतलब मैंने समझिए कि ये एक सेक्टर है जिसमें 2-3 प्लेयर ही हैं, बड़े हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रिटर्न देना चाहिए। अभी काफ़ी कॉम्पिटिटिव अभी भी, और उनकी सबकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लोन्स हैं जैसे भी, लेकिन तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिख रही है, ग्रोथ है वहाँ पर। तो ये एक बिजनेस लग रहा है कि काफ़ी अच्छी होगी। सेकेंड, टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्ल्ड ओवर, मतलब ओवरनाइट कितनी कंपनी और उनके बेसिस पे ही पूरी दुनिया चल रही है आज के दिन में। जैसे हमारे यहाँ मोतीलाल ओसवाल भी चल रहा है completely on the back of technology. So मेरे को लगता है importance of technology is going to be even higher, and they are non-cyclical. Third, I think pharmaceuticals. I think India is becoming the preferred destination of pharmacy. Generics all over the world के लिए, developing country के लिए, छोटी country के लिए, बड़ी country के लिए, हर तरीके से यदि scale चाहिए, quality चाहिए, quick चाहिए, so उसके लिए India is looking very good. तीसरा, जो working from home का जो एक सक्सेसफुल कंसेप्ट आया है, इससे जैसे टेक्नोलॉजी में भी मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली डेज है, लेकिन जैसे यदि आप चाहे अमेरिकन कंपनी हो, चाहे ऑन साइट है, फिर भी आप घर से काम कर रहे हैं, और ऑफ साइट है, ऑफशोर है, तो भी आप घर से काम कर रहे हैं। तो वाई शुड यू स्टे इन अमेरिका एंड वर्क? इट इज़ मच चीपर टू वर्क फ्रॉम इंडिया एंड वर्क। तो मुझे लगता है कि इवन जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, सर्विसेज कंपनी है, उनके लिए एक नया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ सकता है। सो ये जो पूरा वीसा का जो प्रॉब्लम है फॉर ऑन साइट वर्कर्स, दैट कैन ऑल्सो दैट प्रॉब्लम कैन कम डाउन, एंड हेंस एंड सबको भी कॉस्ट कम करने का है। तो यदि आप यदि से 10% जो ऑन साइट होता था उसको ऑफशोर करेंगे, तो काफ़ी आपके 5-6% तो कम से कम आपका कॉस्ट गिरेगा। तो ऐसा मतलब बहुत सारा चीज़ पॉजिटिव भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ निगेटिव है। So I think there will be a lot of big trends, particularly technology, telecom, pharmacy, ये बहुत सारे अच्छे, ये बड़े बड़े ब्रैकेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब सेक्टर्स कंपेयर टू फिनेंशियल्स विल डू मच बेटर इन द डाउन टर्न, एंड देन जब डाउन टर्न खत्म होगा, तब जाके वही जो गिरे हुए भाव से आपके फिनेंशियल्स विल अगेन लीड द पैक, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलने वाला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने कही, और बहुत काम की बात जो है, आप ढंग से समझिए जो रामदेव सर कह रहे हैं। जब तक गिरावट खत्म नहीं होगी, तब तक टेलीकॉम, फार्मा, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, फार्मा वाली कंपनियां हैं, यहाँ पर पैसा बनेगा। जब गिरावट खत्म होगी, तब बैंक, फाइनेंशियल्स, वहां पर मौका होगा, शायद आप स्विच करके नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं। रामदेव सर, एक और चीज मैं ना आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लाइफ में पहली और मैं ये भी समझता हूँ कि आखिरी बार हुआ है कि हमें ये कोरोना टाइप का मामला देखना पड़ा कि हम महीनों के लिए घर में फिट हो गए, एकदम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, आपकी थ्योरी में
कोरोना की वजह से कोई बदलाव आया है, कुछ अलग नया ऐसा सोचने लगे हैं आपके? ये भी लाइफ में ऐसा देखना हमने पहली बार और आखिरी बार शायद देखा, तो अब मैं अपनी स्टाइल में कुछ बदलाव करूं? स्टाइल में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो में बदलाव है। तो जहाँ पोर्टफोलियो में बदलाव कैसे है कि भाई यदि आपको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ तकलीफें बहुत ज्यादा हैं, इस सेक्टर में ज्यादा खराब है, या ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं जितनी हम सोचते थे, तो वो कंपनी को हम अभी भी बेचने के लिए तैयार हैं। सो वो कंपनी को बेच के, जैसे मैं बोला कि आपका लेंडर्स है, तो लेंडर्स हमारे पास मान लो बहुत ज्यादा थे, तो उसको कम करके यदि मान लो मेरे को टेलीकॉम खरीदना है तो कहीं कहीं तो मेरे को जगह बनानी पड़ेगी ना। तो वो मतलब 100% इन्वेस्टर सिचुएशन में भी हमने कई सेक्टर्स का रीअलाइनमेंट किया है। तो अभी आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको काफी चेंजेस नजर आएंगे। तो अभी फियरलेसली जो हमको लगता है जहां तकलीफ है उसमें से थोड़ा कम करने का, और जहां लगता है कि प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है वहां पर पोजीशन शिफ्ट करने का। ये बहुत बड़ा नहीं होगा, करीब 8-10%, 10% के आसपास होगा, लेकिन 10% प्लस 10% माइनस, हालांकि 100% इन्वेस्टेड रहेगा। सो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी ऑफ रिमेनिंग फोकस, हैविंग फ्यू कंपनीज, चंकी कंपनीज, वो वैसे रहेगा, बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन जो ठीक नहीं लगता वो डेफिनेटली फियरलेसली इवन गिरे हुए मार्केट में हमको बेच के कोई दूसरी चीज समझ में आती हो वो खरीदने में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा सर, अब मैं ना आपसे सवाल वो पूछना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने आपको इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की है। बेसिकली है ना, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में, और कंफ्यूजन ये है कि एक और अब लॉकडाउन खुलेगा, फिर से कामकाज शुरू होगा, दवा भी मिल जाएगी, 6-8-9 महीने बाद शायद हमें कोरोना भी नहीं दिखेगा, सब कुछ हमें बैक टू नॉर्मल हो सकता है, 1-2 साल बाद भूल भी जाए, ठीक है ना। ये सारी चीज अच्छी और ढेर सारा पैसा दुनिया भर में है, लिक्विडिटी पड़ी है, तो वो कहीं कहीं तो आकर लगेगी। आज अमेरिका में लग रही, कल हिंदुस्तान में भी पैसा आएगा। ये सारी अच्छी चीजें दिख रही है। तो ये अच्छी चीजें आंख बंद करके सोचने में बहुत अच्छी चीज है, और जैसे आंख खोलते हैं ऐसा लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कहीं और पेशेंट बढ़ तो नहीं जाएंगे, बेकाबू तो नहीं हो जाएगा, ग्रोथ 0% पे भी रुक जाएगी कि नेगेटिव देखनी पड़ेगी। एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि जिसको पैसा देना है, जिसको लेना है, आपस में वाद विवाद, बिजनेस कब होंगे, मजदूर वापस काम में कब लौटेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कब कैसे आएगी, कब आएगी, ये सब जो है ना वो हकीकत वाली चीजें सोचते हैं तो बड़ा डर लगता है। अब इन दोनों में से बैलेंस कैसे बनाएं और किस चीज पे भरोसा करें? देखिए, आप ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो जब भी आप नीचे में रहेंगे तो आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा, ऊपर में रहेंगे तो आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, जब भी आप बॉटम में रहेंगे तो टॉप दिखाई नहीं देगा। आपको ये फेथ होना चाहिए कि ये विश्व को और इंडिया को हर तकलीफों से बाहर निकलने की हिम्मत है, और कोरोना इतना बड़ा नहीं है कि इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऑलरेडी सोल्यूशन दिख रहे हैं कि आ रहे हैं, 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, सबका सोल्यूशन आएगा, और इतना वैक्सीन आएगा कि वो कोरोना भी भाग जाएगा, मतलब नहीं कोरोना भी रह जाएगा कि मतलब नहीं, सब हर कंट्री से वैक्सीन आएगा इम्प्रूव होके। तो ये फेस होना चाहिए, ये एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। अच्छा, जब तक नहीं आता तब तक द वर्ल्ड हैज टू लिव विद द कोरोना, और जो भी के डिफिकल्टीज हैं इन बहुत सारी चीजें होती है, रोड्स के ऊपर 1000 डेथ होती है पर डे, इसका मतलब ये थोड़ी ना रोड बंद हो जाता है। तो क्लियरली देयर आर वेज ऑफ लिविंग विद कोरोना, एंड देयर विल बी डिफिकल्टीज इन कंडक्टिंग बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन क्या है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो नए नहीं आने वाले। कोरोना आ गया है, ये चला जाएगा, लेकिन जो कंपनीज हैं हमको उनके ऊपर फोकस करनी है। हमको ज्यादा यदि जो अननोएबल है, जो फ्यूचर है, जो 3 महीना 6 महीना, हर चीज, हर आदमी चाहता है कि मुझे आंसर मिल जाएगी कब वैक्सीन आ जाएगा और वो कितना जल्दी सबको मिल जाएगा ताकि पूरे प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सिस्टम में, तो उसके बारे में ज्यादा टाइम खराब का तो फायदा नहीं। अपने को वी मस्ट फोकस आवर एंटायर एनर्जी इन समथिंग विच इज नोएबल। आज जिसके बारे में मालूम है, किसके बारे में मालूम है, हमको बिजनेसेस के बारे में मालूम है कि भाई ये बिजनेस अच्छा चल रहा है और चलेगा। उसके ऊपर मैं थोड़ा स्पेकुलेट भी कर सकता हूँ कि चलो भाई ये इसमें 2 कंपनी है, उसमें से कौन सी कंपनी को लगाऊं, मेरे को ये मैनेजमेंट ज्यादा टाइगर लगता है, ये मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा लगता है, इसके इकोनॉमी ज्यादा अच्छे हैं, उसके इकोनॉमी थोड़ा कम है। तो अल्टीमेटली देखिए ना, आप 1 साल 2 साल के बाद आपको जो नए कॉर्पोरेशन से कोई नया आने वाले नहीं है, पुराने जो बिजनेसेस हैं वही मजा करने वाले हैं, बल्कि कंपटीशन कम हो जाएगा।
तो राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन बाइंग गुड कंपनीज, ट्रस्टेड कंपनीज, जिनके रिजनेबल प्राइस में भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये सोच के कि भाई आगे हमको साल 6 महीने तक तकलीफ होगी, आज 100 में खरीदेंगे, हो सकता है इसका भाव 90 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, लेकिन 70 के भाव में भी मेरे को अच्छा लगता है, ऐसी चीजें खरीदें हम। क्योंकि देखिए, आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, उसका कोई जवाब नहीं। शायद एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो हर एस्ट्रोलॉजर भी नई चीज हो जाते हैं, तो कौन से एस्ट्रोलॉजर को समझो, और उसमें से 50 में से एक शायद सही भी निकलेगा, लेकिन वो सही कौन है वो नहीं मालूम। तो उसके बेसिस पे अपन जिंदगी तो नहीं चला सकते। वी हैव टू गो बाय व्हाट इज गुड एंड हाउ आई कैन फाइंड फॉर वैल्यू, डीप वैल्यू फॉर माई मनी। तो मैं तो अभी भी दिन रात सिर्फ इसी में लगा हुआ हूँ कि कैसे मैं कोई ऐसा फार्मूला निकालूं कि उससे मेरे को अच्छी कंपनी सस्ते दाम में मिल जाए, ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूं। क्योंकि मैंने कैश रखने का तो कोई सोचा ही नहीं। आज के दिन भी यदि मेरे पास कैश है तो मैं जाके कोई कंपनी या स्कीम खरीद के रख ही लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, और दूर हो जाएंगे उसके बाद जब सब कुछ एकदम क्लियर रहेगा तब सबके दाम डबल रहेंगे। तो मैं वो डबल होते तब वेट करूं कि अभी खरीदूं। ठीक बात है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी। और इसीलिए मैंने भी आपकी इस सलाह में हमेशा मानता हूँ सर। मैं कभी है ना कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता नहीं, पता लगाने की कोशिश नहीं करता क्या होगा। मेरे को जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता है लाइफ में, मैं आप ही का इंटरव्यू कर लेता हूँ कि भाई रामदेव सर से ही पूछ लो आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या क्या कुछ करना है, तो बस उससे पूरा डायरेक्शन मिल जाता है। तो डायरेक्शन क्लियर है कि घबराइए मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा वक्त है पैसा लगाने का, बढ़िया कंपनियां अच्छे दाम में मिल रही है, वहीं पर फोकस करिए, ये कहना है रामदेव सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, लॉकडाउन में भी आप एक्टिव हैं और हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं और पूरा मार्गदर्शन और डायरेक्शन हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं। शुक्रिया सर जी बिजनेस पर आज वक्त देने के लिए। तो ये था रामदेव सर का स्पेशल इंटरव्यू, जहां पर आपने समझा कि बाजार के लिए अब मौके हैं इस गिरावट में, आगे आपके लिए खराब समय में अच्छे स्टॉक चुने और पैसा लगाएं। इस खास चर्चा में इतना ही रामदेव सर के साथ। थमने का नाम नहीं है जिंदगी, तेज रफ्तार है इसका हर पल।